Hello and welcome to our second episode of Here We Talk. Today I have a special guest, Dr. Narayan Patidar. He is my mentor and I have privileged to welcome to our show. Thank you sir for coming. सर क्या आप अपना इंट्रोडक्शन दे पाएंगे हमारे व्यूवर्स को पहले? हाँ। अ, मैं जैसे विभू ने बताया मेरा नाम है डॉक्टर नारायण पाटीदार और मैं एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में पिछले 17 साल से टीचिंग में हूँ। मैं वहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, हमारे यहाँ पे मीडिया प्रोडक्शन के कोर्सेज़ हैं। तो हम मेनली जो टेलीविज़न प्रोडक्शन के एस्पेक्ट्स में हम डील करते हैं और मेरा मास्टर डिग्री भी वहीं से हुआ है, मेरा पीएचडी भी वहीं से हुआ है। और मेरे करीब मैंने 15 से 16 महीने मुंबई में काम किया है इंडस्ट्री में और मेरा बेसिक स्पेशलाइजेशन वीडियोग्राफी था। तो मैं भी बच्चों को वीडियो प्रोडक्शन और वीडियोग्राफी से रिलेटेड ही सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ। ग्रेट सर। सर एक चीज़ और पूछना था इंट्रोडक्शन में, आप मुंबई में कब से कब तक थे और एमआरसी में फिर आपने कब ज्वाइन किया? हाँ, मैं 2004 में मई में इंदौर सॉरी बॉम्बे शिफ्ट हो गया था कोर्स करने के बाद में। फिर मैंने वहाँ पर प्रकाश बारोड करके एक कैमरा पर्सन है, सीनियर डीओपी हैं, जिनको मैंने असिस्ट किया था और मैं करीब 15-16 महीने बाद 2005 में जहाँ तक मुझे ध्यान है अक्टूबर या इसके आसपास में इंदौर शिफ्ट हो गया था। इसके बाद 2007 में ईएमआरसी में वैकेंसी निकली थी लेक्चरर के लिए, तो कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट थी, उसको मैंने अप्लाई किया था और जनवरी 2007 से फिर मैंने ईएमआरसी ज्वाइन कर लिया था। ओके। तो सर जैसे आपने बताया कि आपने एमआरसी से ही आप पढ़े हैं एंड आपने एमआरसी क्यों चूज़ किया था सबसे पहले एज अ कोर्स करने के लिए एमआरसी क्यों चूज़ किया था पहला? हाँ, और दूसरा हाँ, ये फिर बड़ा थोड़ा हाँ, जी सर। और दूसरा फिर बाद में आपने वही इंस्टीट्यूट को एज ए फैकल्टी के रूप में क्यों चुना? हाँ। दोनों ही वो कहानी ऐसी है कि जो जैसे बोलते हैं ना डेस्टिनी कहीं जहाँ डिसाइडेड होता है वहाँ पहुँच ही जाते हैं। तो जी उसी जी। टाइप से है, मैंने बेसिकली मेरा बैकग्राउंड तो कंप्यूटर साइंस था। बी बैचलर मेरा कंप्यूटर में हुआ था और मुझे उसी में आगे करियर बनाना था, मुझे डेवलपमेंट में जाना था पर मैं बेसिकली सी लैंग्वेज में काफ़ी ज़्यादा काम करने लग गया था। तो ओके। कुछ स्टूडेंट मेरे सर्कल में कुछ लोगों ने डिसाइड डिसाइड किया वो सॉरी गाइड किया कि यार तू पीएचडी वो पीजी कर ले कहीं से, अंडर ग्रेजुएट रहेगा और फिर डेवलपमेंट में जाएगा तो आगे तेरे को प्रॉब्लम आ सकती है। क्या? तो मैंने यूनिवर्सिटी में सीईटी होती थी, सीईटी में सी ग्रुप होता था साइंस के लिए और बी ग्रुप होता था नॉन साइंस के लिए। ओके। तो मैंने एग्ज़ाम तो सी ग्रुप का दिया था और फिर चूँकि बी ग्रुप उसमें फ्री था, तो मैंने बी ग्रुप भी भर दिया था। और सी ग्रुप में एमएससी कंप्यूटर साइंस था, सीट्स बहुत कम थी, मेरी कोई प्रिपरेशन नहीं हुई थी तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो नहीं पाया और ये कोर्स फर्स्ट टाइम ऑफर हुआ था एमएससी इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ओके। तो कुछ मेरे फ्रेंड्स ने बोला ये अच्छा कोर्स है और मैंने भी सोचा कि चलो मास्टर डिग्री है कर ली जाए और मैंने बाय चांस इस कोर्स में मैं आ गया था। पर ओके। जब ये शुरू किया तो बड़ा चूँकि मीडिया फ़ील्ड है, प्रोडक्शन के बारे में इसमें बता रहे थे तो जैसे-जैसे कोर्स गए करते गए वैसे मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया और मेरे क्लासमेट्स भी बहुत सारे थे जो ऑलरेडी कुछ लोग काम भी कर रहे थे और हमको ये था कि अब आगे जाके बॉम्बे में जाके कुछ काम करना है। तो वैसे मैं इस कोर्स में आया अच्छा और सर। मैं बॉम्बे से वापस इंदौर इसलिए आया था कि यहाँ पर मेरा एक क्लासमेट था, उसको न्यूज़ में वो काम कर रहा था रिपोर्टर एज़ ए रिपोर्टर, उसको कैमरा पर्सन की ज़रूरत थी और दूसरा एक पैरेलल और न्यूज़ था जिसमें क्राइम बेस्ड शोज़ बनाने थे। तो उसने बोला था कि अगर तुझे भी यहाँ पे काम करना है और शोज़ बनाने हैं तो तू वापस मतलब जो मुझे जॉइन कर सकता है। तो मैं आया था, मैंने जॉइन करा, मुझे ठीक लगा, तो मैंने थोड़े टाइम न्यूज़ में यहाँ पे करीब 4 महीने काम किया और ईएमआरसी की चूँकि हम फर्स्ट बैच हैं, मैं ईएमआरसी से कनेक्टेड था। जब मुझे पता चला कि वैकेंसी निकली है, तो थोड़ा मुझे मेरा टीचिंग में मैंने डिसाइड नहीं किया था, पर मुझे ऐसा थोड़ा मोटिवेशन मिला कि जो मैं सीख के आया हूँ, वो हो सकता है कि यहाँ मैं कुछ ट्रांसफ़र कर पाऊँगा। ओके। तो मैंने
जॉइन कर ले कि देखेंगे जो भी होगा। और इस तरह से मैंने फिर यहाँ पे ईएमआरसी जॉइन कर लिया। ओके, ग्रेट सर, आपने बहुत अच्छा स्टोरी बताया अपना। आई हाँ, थिंक काफ़ी मतलब ऐसा रहता है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं और किधर पहुँच जाते हैं, ऐसा होता है जैसे आपने बताया डेस्टिनी हाँ, का। तो बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल सर, तो और क्या मोटिवेशन रहा आपको एकेडमिक्स ज्वाइन करने का, या टीचिंग आपको स्टार्टिंग से पसंद आया या फिर बाद में इंटरेस्ट आने लग गया उसमें? नहीं, टीचिंग में स्टार्टिंग में तो मुझे एज़ अ चैलेंज लगा क्योंकि मैं वैसे बेसिकली थोड़ा आपने मुझे ऐसा लगता है कि मैं इंट्रोवर्ट टाइप का ज़्यादा था उस टाइम पे। ईज़िली तो टीचिंग मतलब क्लासरूम में खड़ा होके फिर पढ़ाना तो मुझे थोड़ा-सा ये था कि कॉन्फिडेंस की ज़रूरत थी। हालाँकि जो ईएमआरसी में ऑलमोस्ट सभी ने मुझे पढ़ाया था, सब टीचर थे, तो उनका गाइडेंस और सपोर्ट मेरे पास कंटीन्यूअस था। तो मैंने भी फिर जैसा सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए ये है कि बोलते हैं कि टीचर को क्लासरूम में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जी, जी। तो जब मैं क्लास में गया तो इंटरेक्शन हुआ, क्वेरीज़ आईं तो मैं खुद को और तैयार करने लगा तो इसलिए मैंने फिर और ज़्यादा पढ़ना शुरू करा। तो ये मान के चलो कि 2-3 साल में फिर मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस भी आ गया और मैंने खुद में मुझे लगा कि अपना बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ टीचिंग की वज़ह से। तो और मुझे मोटिवेशन मिलते गया उसमें। तो एक चीज़ जो मैंने आपसे और पूछना चाहता हूँ कि जो आपकी जो जर्नी थी, जैसे आपने बताया कि आप फर्स्ट बैच के स्टूडेंट थे, तो हाँ। आपकी जर्नी कैसी रही फ्रॉम स्टूडेंट टू प्रोफेसर बनने की जो जर्नी है, उसके बारे में थोड़ा बताएँ? हाँ, मुझे जो मैंने कहानी बताई कि मुझे जाना पहले सॉफ्टवेयर फ़ील्ड में था, फिर अचानक मैं मीडिया फ़ील्ड में आ गया, मीडिया फ़ील्ड में भी इंटरेस्ट आया, उसमें भी मुझे स्पेशली कैमरा फ़ील्ड में जाना था। ओके, हालाँकि चूँकि मेरा कंप्यूटर वाला पार्ट अच्छा था, तो मुझे एडिटिंग भी उतना ही अच्छा लगता था, ग्राफ़िक्स भी उतना अच्छा लगता था। पर कैमरा वर्क मुझे ज़्यादा पसंद आ रहा था, मैं कैमरा वर्क अच्छा भी कर रहा था, क्लासमेट्स भी मुझे थोड़ा एप्रिशिएट करते थे। ओके, फिर वहाँ पे जाके मैंने काम किया तो मुझे पता चला कि जो कैमरा पर्सन है वो फ़ील्ड पे होता है। ओके। तो वहाँ से मतलब के साथ मेरा अटैचमेंट बढ़ता गया इस फ़ील्ड के साथ। जब मैं वापस आया और एज़ अ मैंने प्रोफ़ेसर जॉइन करा, तो यहाँ पे मुझे समझ में आया कि आप किसी इंस्टीट्यूट में अगर जैसे टीचिंग कर रहे हैं, तो टीचिंग ही ऐसा तो है नहीं कि दिन भर आपको पढ़ाना है। उसके साथ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके साथ ऑटोमैटिकली आ जाती हैं। करेक्ट सर। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में एग्ज़ामिनेशन है, इवैल्यूएशन है, आपको जो आपने पढ़ा है उसको पेपर सेट करना, फिर उसको उतनी ईमानदारी से चेक भी करना। क्योंकि जी, आपको हर बच्चे के आंसर्स को पढ़ना है, वो भी क्वालिटेटिव मोड में है। कोई ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस नहीं हैं। तो जब हम स्टूडेंट के आंसर्स पढ़ते हैं तो मुझे लग रहा है और नया नॉलेज मिलता है। हर स्टूडेंट का अपने लिखने का वे होता है। जी, कुछ जी। जो हमने क्लास में पढ़ाया था वो उसको वैसे ही लिखता है, तो कुछ उसको बहुत ज़्यादा एनहांस करके लिखता है। करेक्ट, तो वहाँ करेक्ट। से भी मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी मतलब हर स्टूडेंट की एक क्वालिटी होती है। उसमें राइटिंग एक अलग ही स्किल होता है। तो ये सब मेरे लिए बेसिकली डेटा था और वो डेटा मुझे मिल रहा था। स्टूडेंट से हम इंटरैक्ट कर रहे थे, एग्ज़ामिनेशन हो रहा था, रिज़ल्ट प्रोसेसिंग का काम हो रहा था, जी, जी। डिपार्टमेंटल बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी। तो वो सब मेरे लिए बेसिकली ये मान के चलो कि मैं खुद को स्टूडेंट मान रहा था और जी, एज़ अ स्टूडेंट ही मेरी ग्रो हो रही थी। जी, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट में मीडिया बेसिकली एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्रीज़ भी बनती थी। जी, तो जब मैंने वहाँ पे जॉइन करा तो वो भी मेरा एक पार्ट हो गया। मेरी जॉब का एक पार्ट हो गया कि मुझे खुद मीडिया प्रोडक्शन भी करना है। मुझे इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाना है। फिर स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स भी थे, कि हमारे अंदर स्टूडेंट थे उनके भी हमको प्रोजेक्ट्स बनाना है। तो टीचिंग के साथ-साथ मेरी वो लर्निंग भी होती जा रही थी कि जो मीडिया प्रोडक्शन मेरा फ़ील्ड था, वो भी मेरे साथ में पैरेलल चल रहा था। तो जी, एज़ ए मैं वीडियो प्रोड्यूसर भी काम कर रहा था, एज़ ए कैमरा पर्सन भी काम कर रहा था, अपने प्रोग्राम मेनली मैं एडिट भी कर रहा था जी, और साइड बाय साइड मेरा टीचिंग का जॉब चल रहा था। तो इस तरह से बेसिकली मैं अपनी लाइफ़ को देखूँ तो वो टीचिंग लर्निंग को मैं अलग-अलग डिफ़ाइन नहीं कर सकता हूँ, दोनों साथ में पैरेलल चल रही थी। बिल्कुल उस सर। तरह से ये मतलब मेरा ग्रोथ हुआ फिर मैंने पीएचडी भी जॉइन कर लिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पहला सेंटर है, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर का ईएमआर से डिपार्टमेंट। जी सर, तो हम पहले कुछ स्टूडेंट थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पीएचडी में एज़ हम पीएचडी स्कॉलर रजिस्टर हुए थे। जी सर।
तो इस टाइप से मेरा वो रहा ग्रोथ रहा उसमें। काफ़ी सर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा आपका यहाँ तक आना एज ए प्रोफेसर। हाँ, तो सर बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा मज़ा किस चीज़ में आता है या सबसे ज़्यादा रिवॉर्डिंग क्या है एज ए प्रोफेसर आपके लिए? सबसे ज़्यादा रिवार्डिंग जो मुझे लगता है कि जैसे अपनी फ़ील्ड में जैसे मैं जब भी स्टूडेंट था तो मुझे मेरे माइंड में हमेशा ये क्वेश्चन्स आते थे कि हम ज़्यादा थ्योरी क्यों पढ़ते हैं? जी, जी। तो किसी से भी सवाल पूछो तो वो बोलते थे कि उसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए, उसकी क्लैरिटी के लिए। तो मैं हमेशा क्रॉस क्वेश्चंस करता था कि अगर किसी को तैरना है तो वो तैरने का साइंस पढ़ेगा या जाके तैरेगा? जी, जी। क्योंकि मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं, पर तैरने में हमसे ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। जी, अभी भी बिल्कुल। हमने देखा है कि गाँव में ये जैसे पाताल पानी हो गया, मना करने के बाद बच्चे वहाँ जाते हैं, उनको बचाने वाले गाँव वाले होते हैं। तो जी, मैं सर। थोड़ा प्रैक्टिकल और थियरी में बड़ा कन्फ्यूज़ था। तो जब मैं पढ़ने के बाद वहाँ गया, तो जब मैंने खुद वो काम करा तो मुझे वो चीज़ें कनेक्ट होने लगी कि अच्छा ये वो चीज़ है, ये वो चीज़ है। तो अ, मुझे ये लगा कि वही चीज़ जब मुझे अब करना है, तो मैं थियरी के साथ-साथ उसका इमीडिएट प्रैक्टिकल पार्ट पे भी दे रहा था, कि जी, बच्चों सर। को उसमें टाइम लग रहा था, पर मैंने कहा कि जो भी जिसका इंटरेस्ट है, कम से कम उसका कॉन्सेप्ट यहाँ सा पैरेलल वो क्लियर हो जाए, कि जो बिल्कुल। थियरी में है, वही चीज़ वो करके एक्सप्लोर करे, तो ऑटोमैटिकली उसको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। और जब उस चीज़ में बच्चों से जो फीडबैक मिलता था, तो वो मेरे लिए बेसिकली रिवार्डिंग था। और पास आउट होने के बाद अगर कोई आपको स्टूडेंट वापस कॉल करता है, चाहे वो किसी हेल्प के लिए, किसी सजेशन के लिए या जस्ट बात करने के लिए, तो करेक्ट वही सर। मुझे मतलब वो मेरे लिए बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट है कि चलो स्टूडेंट के रिलेशन हमारे केवल वो 2 या 3 साल के कोर्सेज़ तक नहीं थे, वो जी, बाद सर। में भी चले हैं। और स्टूडेंट से को हम भी सपोर्ट करते हैं और हम भी स्टूडेंट से सपोर्ट लेते भी हैं। इंडस्ट्री में कुछ अपडेट हो गए हैं, तो वो अपडेट पता चल जाता है। और नए बच्चों को भेजना है, तो कम से कम बच्चे वहाँ से सपोर्ट मिल जाता है हमारे एलुमनाई से। जी, तो सर। वो थोड़ा मुझे लग रहा है कि वो ही मुझे रिवार्डिंग लगता है मेरे लिए। करेक्ट सर, करेक्ट। तो वैसे आपने बात तो बहुत सही बोली कि हमारा जैसे जो स्टूडेंट्स के साथ जो हमारा रिलेशनशिप रहता है वो कंटिन्यू बना रहता है। हाँ, एंड अगर मैं बात करूँ जैसे आपने बात करा कि इंडस्ट्री में भी क्या नया होता है हमको स्टूडेंट्स से हमें पता चलता रहता है। बिल्कुल। तो सर आपके पास वैसे ही मैंने जैसे आपने बताया इसके पहले भी कि आपके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हुँ, चाहे वो हुँ। रिसर्च के पर्सपेक्टिव से हो या वो टीचिंग के पर्सपेक्टिव से हो या फिर कहीं ना कहीं आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपके पास है, आपके हाँ, पास में बिल्कुल। सॉरी। तो आप हाँ। इन सबको बैलेंस कैसे करते हैं? मतलब इट इज़ क्वाइट मतलब आपकी बहुत लंबी टास्क लिस्ट होती होगी डेली बेसिस पे। हाँ, बिल्कुल। और उसमें मेरे पास बहुत सारे हैं, कुछ थोड़े बहुत फाइनेंशियल काम भी है मेरे पास, जी, जी। क्योंकि आईटी बैकग्राउंड होने के कारण आजकल सारी चीज़ें डिजिटल जैसे पेमेंट हम्म। भी डिजिटल हो गए हैं। जी, जी। तो वो काम भी मेरे पास ना चाहते हुए आ गए हैं। तो ये मान के चलो कि मैं जब ऑफ़िस पहुँचता हूँ और ऑफ़िस निकलता हूँ, तो मेरे पास हर टाइम कुछ न कुछ काम होते हैं। तो जो आप बोल रहे हो प्रॉब्लम मेरे साथ भी हो रही थी कि भूलने वाली चीज़ें शुरू हो गई थी। वर्कलोड एक का हो तो ठीक है, जी, जी। मल्टीपल एस्पेक्ट्स हो जाते हैं तो फिर उसका मैनेजमेंट बहुत डिफ़िकल्ट होता है। जी, तो जी। फिर मैंने मेरे लिए चेकलिस्ट बनाना शुरू करा। अच्छा सर। और वो मैं क्या करता हूँ मेरे डेस्क पे बेंच में कीबोर्ड के नीचे रख लेता हूँ ओके। कि ये काम मुझे आज करने हैं और ये काम अगर कोई पेंडिंग है, जो हो जाता है मैं उसको कट कर देता हूँ। जी, और जी। नेक्स्ट डे के लिए फिर वो मैं टास्क बची हुई है, अगली टास्क फिर उस लिस्ट में मैं बनाते जाता हूँ। और इसके बाद ज़्यादा सपोर्ट आईटी से मिला है कि पहले ऑफ़िस जॉब था कि साढ़े 10 से साढ़े 5 आपको ऑफ़िस में रहना है या जी 10 सर। टू 5 भी आपका जॉब है, तो आप वहीं रह के उतना ही काम कर पाएँगे। करेक्ट सर। अब आईटी होने से ये हो गया कि कई सारी चीज़ें मैं घर से कर लेता हूँ। मॉर्निंग में हम कर लेते हैं या फिर जैसे ऑफ़िस से आने के बाद भी वो चीज़ें जो आईटी से रिलेटेड हैं, तो वो मैं घर से मैनेज कर लेता हूँ। ओके सर। जैसे इवैल्यूएशन वाला काम है, वो हम घर पे कर सकते हैं। लेक्चर प्रिपेयर करना है, तो मैं घर से कर सकता हूँ। जी और सर। बहुत सारे अगर कुछ मेल ड्राफ्ट करना है या डॉक्यूमेंट भी बनाना है, तो इन केस मुझे ऑफ़िस में टाइम नहीं मिला, तो फिर मैं वो घर पे आके कर लेता हूँ। जी सर। रिसर्च वाला पूरा पार्ट चूँकि ऑफ़िशियल आवर्स में नहीं कर सकते थे, तो रिसर्च का मेनली सारा काम मैंने घर पे किया है। या ओके फिर सर। जो हॉलिडेज़ मिले। तो उस तरह से टाइम तो कम है, अभी भी टाइम कम है, पर वो बैलेंस बनाने के लिए और मतलब मेरे लिए जो मुझे लगता है कि चेकलिस्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, कि अगर आप
एक चेकलिस्ट बना लो और अपने टास्क को प्रायोरिटी वाइज़ उसमें लिख लो और आप उसमें ये लिखो कि किस टास्क पे ज़्यादा एफर्ट लगना है, किस टास्क पे कम एफर्ट लगना है। करेक्ट सर। तो अगर बीच में ऐसा कुछ टाइम मिल रहा है कि ये टास्क बहुत ईज़िली हो सकती है, तो मैं वो फिर उन वाली टास्क को जल्दी खत्म करके लिस्ट से हटा देता हूँ। जी तो सर। इस तरह से मैं थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ। ग्रेट सर, आपने बहुत अच्छे एग्जांपल दिए। इसमें सर मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जैसे आपने कहा हाँ, कि आप चेकलिस्ट बनाते हैं एज ए टीचर, हाँ, तो हाँ, आप स्टूडेंट्स को क्या बोलेंगे कि जैसे उनके पास भी बहुत सारे डेली सेशंस होते हैं, हाँ। तो स्टूडेंट्स को आप क्या सलाह देंगे इस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने, या कैसे प्रायोरिटी कंप्लीट सेट करते हैं? हाँ, मैं स्टूडेंट को तो बिल्कुल बोलूँगा क्योंकि जब मैं भी 10th में, 12th में या ग्रेजुएशन में जब मेरे पास फिज़िक्स और मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट्स थे, जी जी। तो आपने भी देखा होगा कई स्टूडेंट अपने कमरों की दीवारों पे वो फ़ॉर्मूले लिख-लिख के चिपका देते थे, प्रिंट जी आउट निकाल के। जी। तो ये है कि आप किसी किसी भी टाइम फ्री बैठे हैं तो कम से कम वो आप उसको स्कैन कर लें। आपको आपकी रिकॉल वैल्यू वो बढ़ाते रहेंगे। तो करेक्ट। वैसे ही मैं स्टूडेंट को भी सजेस्ट करूँगा कि आप एक तो अपना मेजर गोल आप लिख के रखो और उस मेजर गोल को छोटे-छोटे सब गोल में डिवाइड कर लो जी सर। कि ये तो हमको करना ही करना है, लाइफ हमारी इसी डायरेक्शन में जाना है। करेक्ट। और इसके अलावा फिर जो आपको अगर कोई स्टूडेंट है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसके पास पूरे टाइम 24 घंटे पढ़ने का काम है, उसके पास दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकती हैं। तो जैसे मैं कर रहा हूँ, आप लोग भी वैसा कर सकते हैं कि आप एक अपनी रूटीन का चेकलिस्ट मेंटेन करो, कि ये टास्क हैं जो हमको फिनिश करना है, 1 वीक में करना है, 1 मंथ में करना है। और जो हमारा रेगुलर जॉब है कि जो मुझे डेली करना है, वो तो आप उसका स्टेप बाय स्टेप बना के रखो। बाकी रूटीन वाली जो बीच-बीच में जैसे असाइनमेंट है, जी असाइनमेंट की डेडलाइन है, तो आप हर काम का वो टाइमिंग से देखो कि आपको उसमें कितने एफर्ट लगेंगे, कितने टाइम लगेगा और करेक्ट। आप टाइम और एफर्ट्स के हिसाब से चेकलिस्ट बनाओ और आप डिसाइड करो कि हमको जितना टाइम मिल रहा है, उस टाइम के हिसाब से हम कौन-सा काम खत्म कर सकते हैं। अगर जी हमें कम समय मिल रहा है, तो आप छोटे-छोटे गोल्स पूरे कर लो। जी। आपको किसी टाइम थोड़ा फ्री मिल रहे हैं बड़ा मतलब ज़्यादा साइन टाइम मिल रहा है, तो फिर मेरे हिसाब से आप अपनी टास्क में देखो कि कौन-सा है जिसमें आपको एफर्ट ज़्यादा लगने हैं, तो आप उस पे फ़ोकस करो। पर आप एट अ टाइम मेरा सजेशन यही रहेगा कि एज़ अ स्टूडेंट हमको एट अ टाइम एक ही गोल पे फ़ोकस करना चाहिए, जिससे हमारा कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा और हम अ, उसको करने में हमारे एफर्ट कम लगेंगे और हो सकता है कि वो बहुत जल्दी हम उससे उस टास्क को कंप्लीट कर दें। जी सर। तो हाँ। सर आपने टास्क की बात करी, कई बच्चों को ये भी रहता है, जैसे मैंने भी देखा है काफ़ी टाइम से, मैं हुँ। 15 इयर्स मुझे भी हो गए पढ़ाते हुए। तो हाँ, हाँ। मैंने एक चीज़ देखी है कि जो बच्चे यूजुअली कंप्लेन करते हैं, और बिल्कुल। जब मैं भी स्टूडेंट था तो मेरे साथ वाले लोग भी कंप्लेन करते थे हाँ। कि टाइम कैसे मैनेज करें, लाइक व्हाट इज़ द फंडा और व्हाट इज़ द मैजिक, आप वो ऐसा कुछ मैजिक बताइए ताकि टाइम मैनेज हो सके। वैभव ये तो बहुत जैसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि इससे सभी प्रॉब्लम से हो रहे हैं पर जैसे मैं एज़ अ टीचर तो नहीं बता पाऊँगा जब मैं एज़ अ स्टूडेंट था, जी सर। तो मेरे साथ एक ये था कि मेरे उस टाइम के जो वर्किंग आवर्स थे ना बहुत अच्छे थे। जी सर। मतलब मैं ये था कि अगर मुझे काम करना है तो मैं 24 घंटे भी कंटीन्यूअस काम कर लेता था, जी सोता सर। नहीं था। तो जो असाइनमेंट वाले हैं एक तो अपनी आदत होती कि हम लास्ट डेट पे ही करते हैं। पर फिर भी मैंने अपने असाइनमेंट में मुझे ध्यान नहीं है कि मैंने ड्यू डेट को क्रॉस किया होगा। तो जी मैं सर। क्या करता था कि जो असाइनमेंट है, जैसे मान लो एक तो क्या होता है ना मेनली सारे असाइनमेंट एंड में मिलते हैं, सारे टीचर एक साथ देते हैं। जी सर। जी तो सर। हर बच्चा यही कंप्लेन करता है कि सर उन्होंने भी दे दिया, उन्होंने भी दे दिया है, अब हम करेंगे कैसे? तो उस करेक्ट। केस में फिर मैं ये क्या करता था कि जिस असाइनमेंट की डेडलाइन पहले है, जी जी। कैसे भी करके उसको फिनिश करो। तो बिल्कुल। उस टाइम फिर थोड़ा अपना जो दूसरी टास्क हैं या रूटीन एक्स टाइम जो है, मैं उसमें से फिर वो टाइम मैनेज करता था, ओके। कि जो टाइम हम जबरन किल कर रहे हैं उसको तो हटा दो, उसको किल नहीं करना है। और भी टाइम है जो मुझे लग रहा है कि हाँ, डेली इतना टाइम लगना है तो उसमें से भी टाइम चुराओ। और बस एक-एक असाइनमेंट लो और एक-एक असाइनमेंट को टाइम पे खत्म उसी तरह से वो मैनेज होता था। और ओके। जब वो सारे असाइनमेंट कंप्लीट हो जाते थे तो बहुत मतलब अंदर से ऐसा सैटिस्फैक्शन भी होता था और रिलीफ भी होता था। और फिर हुँ। हमको लगता था कि अब तो मैं 2 दिन सोऊँगा या 2 दिन फ़िल्म हुँ। देखूँगा, पर वो जी। ऐसा हो नहीं पाता था। जी, बिल्कुल। पर वो ऐसा लगता था कि सर से एक बहुत सारा जो स्ट्रेस था वो चले गया है। जी, जी।
अच्छा सर, मैं अगर जैसे अभी तो हम पीजी स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, जैसे हाँ आपने जब पीएचडी करा था, हाँ तो अगर कोई पीएचडी करना चाहता है आज की तारीख में, हाँ हाँ तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है और वो उन प्रॉब्लम्स को कैसे ओवरकम करे? हाँ, देखो अभी मेरे टाइम और इस टाइम में अब बहुत सारे रूल्स में चेंजेस आ गए हैं। ओके। पहले ये था कि आप गाइड आइडेंटिफाई करो, गाइड से डिस्कस करो, गाइड अगर एज़ ए स्कॉलर आपको एक्सेप्ट कर रहा है तो आप प्रपोज़ल जो रजिस्ट्रेशन होता है वो प्रोसेस होती है, मतलब बेसिकली एडमिशन की प्रोसेस आप हम्म। करो, आपकी पीएचडी स्टार्ट हो जाती थी। जी जी। अब ये हो गया है चूँकि ये सारी डिपेंड चीज़ें गाइड के ऊपर डिपेंडेंट था, कई सारे बच्चे थे जिनको गाइड नहीं मिल पाते थे। तो अब करेक्ट। गवर्नमेंट ने रूल बदल दिया है, गवर्नमेंट ने बोला है कि हर यूनिवर्सिटी अपने गाइड की लिस्ट और कौन-कौन से सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है वो अपनी वेबसाइट पे एडवर्टाइज़ करेंगे। एक एग्ज़ाम होगी जिसको डीईटी बोलते हैं, डॉक्टरल एंट्रेंस टेस्ट, है। और बच्चा उस एंट्रेंस में अपीयर होगा और एंट्रेंस अगर वो क्लियर कर लेता है तो फिर उसका इंटरव्यू होगा। हम्म। इंटरव्यू इस केस में होता है कि अगर मान लो किसी सब्जेक्ट में 4 वैकेंसी है और 10 लोगों ने एग्ज़ाम क्लियर कर दिए, ओके। तो चूँकि यूनिवर्सिटी तो 4 ही बच्चों को एनरोल कर पाएगी, तो वो उन 10 में से 4 को सिलेक्शन की एक प्रोसेस होती है जिसको इंटरव्यू के थ्रू होता है। ओके। जिसमें यूनिवर्सिटी देखती है इसमें रिसर्च का पोटेंशियल कितना है, उसका एप्टीट्यूड कितना है, सिंसियर कितना है वो। तो वो आगे ये रिसर्च कर भी पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो उन एस्पेक्ट पे उसका इंटरव्यू होता है, उसके रिसर्च के सब्जेक्ट को भी उसमें क्राइटेरिया होता है कि इसने जो रिसर्च का एरिया सिलेक्ट किया है, वो कितना यूनिक है, कितना मास को कनेक्ट कर पाता है, उसका फ्यूचर वैल्यू कितना है। ओके। तो उस हिसाब से उसका सिलेक्शन होता है। तो 10 में से उन 4 लोगों का सिलेक्शन होगा, उन 4 लोगों को आगे पीएचडी फिर एनरोल हो जाएगा। एनरोलमेंट होने के बाद 6 महीने का कोर्स वर्क होता है, जो पहले नहीं होता था। तो 6 ओके। महीने में आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड पेपर्स पढ़ने हैं, प्लस आपको रिसर्च भी पढ़ना है। ओके। तो वो 6 महीने से बेसिकली आपके अंदर रिसर्च का एप्टीट्यूड डेवलप हो जाएगा और पैरेलल आपका रिसर्च वर्क शुरू होते जाएगा। तो करेक्ट। जो भी नया कैंडिडेट है उसको जिसको पीएचडी करना है तो उसका पहला काम तो ये है कि आप अपने एरियाज़ में जहाँ-जहाँ पीएचडी ऑफ़र हो रही है उनकी वेबसाइट्स को रेगुलर विज़िट करते रहें। क्योंकि डीईटी डॉक्टरल एंट्रेंस टेस्ट पीएचडी के लिए हर यूनिवर्सिटी इसका कोई मंथ फिक्स नहीं होता है कि ओके। ओके। जुलाई में आएगा, अगस्त में आएगा। हर यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से अपनी इंटरनल प्रोसेस करने के बाद वो किसी भी मंथ में एडवर्टाइज़ कर देती है। तो करेक्ट। आप उन यूनिवर्सिटी को अपनी लिस्ट में मेंशन करो। रेगुलर आप मान के चलो डेली तो नहीं फिर भी वीकली आप वेबसाइट को एक बार ज़रूर विज़िट करें कि डीईटी से रिलेटेड कोई नोटिफ़िकेशन आया है क्या? तो ओके। जहाँ-जहाँ भी आप आपके सब्जेक्ट का नोटिफ़िकेशन आता है, तो आप मेरे हिसाब से आपको उसमें अप्लाई करना चाहिए। पैरेलली आपको ये करना है कि एंट्रेंस एक आप फ़िल्टर हो गया है, एक बैरियर बन ओके। गया है तो आपको एंट्रेंस की तैयारी करते रहना चाहिए। तो आप अपने सब्जेक्ट का जो भी मटेरियल है, जो सिलेबस है, आप उसको पढ़ते रहो। जी। दूसरा मेनली कई यूनिवर्सिटीज़ में जो लोग नेट क्वालिफाइड होते हैं, उनको डीईटी से एग्ज़म्पशन मिल जाता है। वो अच्छा। सीधे एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। वो भी उसका भी कुछ क्राइटेरिया विदिन 2 ईयर या विदिन 3 ईयर ही आपका नेट क्लियर होना चाहिए। तो मैं ये बोलूँगा कि आप नेट तो पढ़ते रहो, क्योंकि नेट साल में 2 बार होता है जी। और नेट में जो अगर आप नेट की तैयारी करोगे, तो उसके 2 बेनिफिट हैं। हो सकता है आपका नेट भी क्लियर हो जाए और लाइफ लॉन्ग आपके काम में आएगा, आपके पास असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की एलिजिबिलिटी बन जाएगी। ओके। प्लस अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें मैक्सिमम कंटेंट जो है वो डीईटी का है, तो आपकी पैरेलल डीईटी की भी प्रिपरेशन होती जाएगी। ओके सर। तो हो सकता है कि आप पहले ही अटेम्प्ट में डीईटी भी क्लियर कर जाओ। दैट्स ग्रेट। हाँ। तो सर, जैसे आपने बोला कि जैसे आप डीएवी में हैं, तो यूजुअली डीएवी में कितने जल्दी ये सब एंट्रेंस एग्ज़ाम होती रहती है, आपको आप उसके बारे में कुछ बता पाएंगे? हाँ, नॉर्मली तो हर साल में 1 बार ज़रूर होता है। ओके। तो यूनिवर्सिटी जो जितने भी गाइड हैं, उनकी सीट्स पूछती हैं, उनसे कंसेंट लेती हैं, गाइड अपनी सीट्स बताता है, ये सब डेटा कलेक्ट करने के बाद यूनिवर्सिटी फिर रजिस्ट्रेशन ओपन करती है। नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन पे डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी। अच्छा। कुछ सब्जेक्ट में नंबर बहुत ज़्यादा होता है, तो वो कई बार ऑनलाइन भी जा सकते हैं और कई बार जो जहाँ पे नंबर कम होता है, वहाँ पे ऑफलाइन एग्ज़ाम भी हो सकती है। पर आप ये मान के चलो कि हर साल में मिनिमम 1 बार तो डीईटी का एंट्रेंस आता ही आता है, क्योंकि वो उनको प्रोसेस करना ही होता है। अच्छा सर, तो अगर मान लीजिए अभी किसी को आज की तारीख में पीएचडी करना है, हाँ।
तो एज सच आप उसको बता सकते हैं कि जो करियर वो बनाना चाहता है आफ्टर पीएचडी वो किस टाइप का करियर हो सकता है, और मान लीजिए कि जो भी वो टाइम इन्वेस्ट कर रहा है या मनी इन्वेस्ट करता है तो उसका आरओआई क्या हो सकता है? हाँ, पीएचडी जैसे मेरे पास भी कुछ आते हैं, अपनी जैसे स्टूडेंट्स हैं जिनको पीएचडी करना है, तो मैं जी उनसे जी। पहला मेरा क्वेश्चन ये होता है कि आप पीएचडी क्यों करना चाह रहे हो? क्या आपको जी। एकेडमिक में आगे जाना है या आपका पर्सनल इंटरेस्ट है? ओके। तो उसमें से ये मान के चलो कि 10% आंसर ये होते हैं कि सर नाम के आगे डॉक्टर लगाना है। अच्छा अच्छा। और कुछ लोगों का ये होता है कि नहीं हमको बस पीएचडी करना है, मुझे मेरा बिज़नेस ही करना है, पर मुझे पीएचडी करना है, अगर हो जाएगी तो मुझे पीएचडी करना है। ओके। हाँ, मोर देन ये मान के चलो कि 70% अराउंड 70% जो पीएचडी कैंडिडेट होते हैं, ओके। उनको एकेडमिक में ही जाना होता है। अच्छा तो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए तो एज़ सच पीएचडी का कोई वो नहीं है, अगर आप नेट क्वालिफ़ाइड हो तो आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बन सकते हो। अच्छा। पर आगे आपको प्रमोशन के लिए आपको एसोसिएट प्रोफ़ेसर बनना है या फिर आपको प्रोफ़ेसर बनना है, क्या? तो पीएचडी कंपल्सरी है। अच्छा। और दूसरा जितने भी कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस या गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, वो भी चाहते हैं कि उनके पास जो टीचर्स हों उसमें पीएचडी क्वालिफ़ाइड ज़्यादा हो। और ओके। आप कहीं अप्लाई भी करोगे और अगर आप पीएचडी क्वालिफ़ाइड हो तो आपको एक वेटेज मिलता है। तो करेक्ट। जिनको टीचिंग लाइन में जाना है, जी जी। उन लोगों के लिए तो पीएचडी मेरी तरह मेरे हिसाब से तो कंपल्सरी उनको करना ही करना चाहिए। करेक्ट, तो आप उस चीज़ को एडवाइस करेंगे काफ़ी। बिल्कुल, और सर हाँ। आरओआई के बारे में अगर अपन थोड़ा सा और आप बता सकें कि कितना टाइम एंड कितना मनी के बाद क्या रिजल्ट्स आते हैं? हाँ, देखो उसमें 2 चीज़ें हैं कि अगर आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हैं तो जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो बहुत नॉर्मल जनरल रहेगा। जैसे ओके। हम कोई यूजी या पीजी कोर्स करते हैं, उतना उससे भी कम रहेगा ज़्यादा। जैसे मुझे अभी तक जहाँ पे ध्यान आ रहा है तो अगर मैं डीयू की बात करूँ तो अराउंड 20,000 मतलब मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं पर ईयर का वो उसमें वो रहता है उसका फीस ओके। रहता है। जिसमें बहुत सारी फ़ी रहती हैं, डिपार्टमेंट फ़ी होती है, लाइब्रेरी फ़ी होती है, इंटरनेट फ़ीस होती है, ये सब आ जाता है। हाँ, अगर हम मैं गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज की बात करूँ तो प्राइवेट कॉलेज के लिए तो पीएचडी से मतलब अर्निंग का सोर्स है, ओके। क्योंकि उनको अपना इंस्टीट्यूट चलाना है, तो उनके वहाँ का फ़ी स्ट्रक्चर ज़्यादा होता है। ओके। तो पहला ही तो ये है कि चूँकि आप पीएचडी गवर्नमेंट से करो या प्राइवेट से करो, पीएचडी तो पीएचडी है। जी। और वैसे मार्केट में हम देखेंगे तो थोड़ा गवर्नमेंट से अगर आपने पीएचडी करा है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, ओके। क्योंकि प्राइवेट पे लोगों का थोड़ा ट्रस्ट कम होता है। जी। तो इन एनी केस में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ बेटर हैं क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट भी कम लग रहा है और आपको वैल्यू भी ज़्यादा मिल रही है। करेक्ट। प्राइवेट में डिपेंड करता है कि आप कितना अफ़ोर्ड कर सकते हैं और किसके हिसाब से। दूसरा जो टाइम है तो टाइम पीएचडी का टाइम बड़ा डिफ़िकल्ट है। आप अगर आज एनरोल हो रहे हैं तो आपको 2.5 साल का टाइम मिलता है। 2 एंड हाफ ईयर के बाद ही आप अपनी पीएचडी सबमिट कर सकते हो। अच्छा अच्छा। उसके बाद ऑलमोस्ट आपको 6 साल मिलते हैं, 6 से 7 साल मिलते हैं एक्सटेंशन री-रजिस्ट्रेशन को मिला के। ओके। तो ये मान के चलो कि 7 साल का टोटल टाइम होता है। तो उसमें कैंडिडेट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कितने एफर्ट लगा के फटाफट अपनी पीएचडी कर रहा है। और दूसरा फैक्टर जो इसमें आता है वो गाइड का होता है। ओके। पीएचडी में गाइड का मेन रोल होता है, क्योंकि आप जो कर रहे हो आपको हर स्टेप पे गाइडेंस लेना है आपके गाइड का। तो अगर आपके गाइड के पास टाइम कम है तो हो सकता है कि आपको पीएचडी का टाइम ज़्यादा लगेगा। अच्छा। और अगर आपका गाइड फ्री है, वो आपको कमिट कर रहा है कि मैं डेली आपको इतना टाइम तो दूँगा, डेली ना दे, वो वीकली आपको बोलें कि मैं 2 घंटे दे सकता हूँ। ओके। तो उस केस में आप अपनी पीएचडी को टाइमली खत्म कर सकते हैं। तो जितने कम समय में आप पीएचडी करोगे, क्योंकि जो फी स्ट्रक्चर है वो भी आपके टाइम ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है। तो जितना कम टाइम में आप अपना पीएचडी फिनिश कर पाओगे, 2.5 साल मिनिमम है, अगर आप 2.5 साल में अपना पीएचडी फिनिश करें तो बहुत बड़ी बात है। ओके। क्योंकि उस केस में आपके सारे इन्वेस्टमेंट कम हो जाएँगे, प्लस आप पीएचडी जैसे आपको अवार्ड होती है, तो आप अगर कॉलेजेस में ट्राई करोगे टीचिंग के लिए, तो मुझे लग रहा है गवर्नमेंट सेक्टर में तो चूँकि वैकेंसी और वो बहुत सारा वो रहता है, प्राइवेट कॉलेजेस में इमीडिएट आपको हायर किया जा सकता है और पीएचडी कैंडिडेट को वेटेज मिलता ही मिलता है। सर अप्रोक्सीमेटली कितना मतलब रेम्युनरेशन मिल जाता होगा एक पीएचडी अ, करे हुए टीचर को? बेसिकली ये है ना जो मुझे हालाँकि कोड 28 के बारे में
कितना वो सैलरी स्ट्रक्चर मुझे नहीं पता है, पर यूजीसी का नॉर्म्स है कि जो भी प्राइवेट कॉलेजेस में आप टीचर अपॉइंट करोगे वो कोड 28 में होना चाहिए। ओके। तो कोड 28 में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट है। अच्छा। तो उसके हिसाब से मेरे हिसाब से जैसे 7 पे का बेसिक जो होता है, अगर असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की बात करें तो 57,700 होता है। अच्छा। तो वो मुझे लग रहा है कि वो उसके आस-पास कहीं कोड 28 में बैठता होगा। और ओके, फिर ओके। डिपेंड करता है कि जो कॉलेज जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो, वो किस लेवल का कॉलेज है, क्योंकि सबका सैलरी स्ट्रक्चर अपने हिसाब से है। फिर भी यस। अराउंड ये मान सकता हूँ कि आपको इन एनी केस 30 की 50 की रेंज में तो मिलेगा, अगर आप अच्छा। पीएचडी होल्डर हैं और आप स्टार्ट कर रहे हैं करियर। क्योंकि अगर आपके पास जब टीचिंग एक्सपीरियंस भी जुड़ता जाएगा, तो फिर हो सकता है आप एसोसिएट प्रोफ़ेसर हो जाओ। तो एसोसिएट प्रोफ़ेसर हो गए मतलब ये मान के चलो कि आप 60-70 के आस-पास पहुँच जाओगे। ओके। तो इस तरह से वो होगा वो। अच्छा सर, जैसे कि अगर हम इस हायरार्की की बात करें तो जैसे मैं विजिटिंग फैकल्टी था, हाँ, तो उसके ऊपर कैसे हायरार्की बढ़ती जाती है, उसको थोड़ा बता पाएंगे ब्रीफली? वो जो गेस्ट फैकल्टी या विजिटिंग फैकल्टी है, इसमें बेसिकली प्रमोशन नहीं होते हैं। जी। तो उसमें आप फ्रेश हो, आपके पास 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है, 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है, वो काउंट नहीं होता है। जी। पर उसके लिए यही कि आपको किसी न किसी डेज़िग्नेशन पे ऑन रोल होना पड़ेगा। फिर जी। वह गवर्नमेंट में हो या फिर प्राइवेट में हो। जी। तो वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा। और करेक्ट। जो गेस्ट लेक्चर है या विजिटिंग फैकल्टी की हम बात करते हैं, तो इसमें ये मान के चलते हैं कि वो लोग अपना ऑलरेडी अपनी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और वो इंडस्ट्री से समय निकाल के टीचिंग में दे रहे हैं। जी। तो इसलिए उसको वो एज़ ए एक्सपीरियंस काउंट नहीं करते। ओके। तो उस केस में ग्रोथ नहीं है। अच्छा। हाँ, वहाँ पर ग्रोथ नहीं है। ओके। तो सर मतलब एंट्री लेवल क्या होता है, फिर मैक्सिमम हम किस पोजीशन तक पहुंच सकते हैं पे मतलब ये इस पर्टिकुलर एकेडमिक्स फील्ड में? एकेडमिक्स में तो जो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर होता है, उसके ऊपर एसोसिएट प्रोफ़ेसर होता है जी। और लास्ट में प्रोफ़ेसर होते हैं। अच्छा, उसके बाद इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करता है कि वो कैसे और उस हायरार्की को और बढ़ा रहा हाँ, है। जैसे कई इंस्टीट्यूट है जी। वो बेसिकली फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ा देते हैं। आपको रिसर्च में डीन बना दिया ओके। या फिर आपको किसी डिपार्टमेंट का हेडशिप दे दी है कि आप जी। इस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर बन जाओ, हेड बन जाओ, अब पूरा डिपार्टमेंट को आप हैंडल करो। ओके। तो वो एक तरह से ये है कि फिर आप लीडरशिप वाले रोल में चले जाते हो। जी। जी। तो उस टाइप से ग्रोथ होगी उसमें। तो सर जैसे आपने बताया आपके पास बहुत सारा काम रहता है एंड काफ़ी आपका बिजी शेड्यूल रहता है, तो आप हाँ, करंटली जो फील्ड में चल रहा है, जैसे आपने बताया कि आप मुंबई गए थे या बच्चों से आप हाँ, इंटरेक्ट करते रहते हैं, तो इसके हाँ। अलावा आपके पास और क्या तरीका है कि आप फील्ड के बारे में नॉलेज अप टू डेट रहें? क्या आप ऐसा क्या करते हैं? वो अभी तो मतलब थोड़ा पहले डिफ़िकल्ट था, अब बहुत आसान हो गया है। क्योंकि पहले हम ये बात करते थे कि हमको वहाँ पे विज़िट करना चाहिए, जो प्रोडक्शन हो रहे हैं, वो प्रोडक्शन देखना चाहिए। तो उससे हमको समझ में आएगा कि अभी फ़िलहाल कितनी चीज़ें चेंज हो गई हैं, करेक्ट। क्योंकि टेक्नोलॉजी बड़ा रोल प्ले कर रही है। जी। डे बाय डे इंस्ट्रूमेंट बदलते जा रहे हैं और अ, उसकी जो भी टेक्नोलॉजी काफ़ी तेज़ी से बदल रही है। करेक्ट। तो अभी ये हो गया है कि अपने पास जो इंटरनेट है, इंटरनेट पे वीडियोज़ अवेलेबल हैं, जी। जहाँ पे हमको हर एरिया के मेकिंग मिल जाती है। करेक्ट। तो अभी अपग्रेड होने के लिए बेसिकली अ, हम उन वीडियोज़ का ही सहारा लेते हैं कि जी। जी। कहीं से कोई मेकिंग मिल जाए या किसी का प्रोडक्शन हुआ है तो उसने प्रोडक्शन के ऊपर फ़िल्म बना दी है। बीटीएस जिसको हम बोलते हैं बिहाइंड द सीन्स। ओके। तो बिहाइंड द सीन्स इस टाइप का डेटा ही हमारे लिए अभी फ़िलहाल तो वो है। पर मैं ये सजेस्ट करूँगा कि हम अगर इंडस्ट्री विज़िट कर पाएँ, भले हम साल में 1 बार विज़िट करें, तो सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि ओके। वो हम रियल लोकेशन पे जाके फिज़िकली वहाँ पे अगर एक्सेस करेंगे, तो डायरेक्ट एक्सपोज़ होंगे इंडस्ट्री से, तो वो लर्निंग बेस्ट रहेगी। पर इन ओके। एनी केस अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर मैं सेकेंडरी सोर्सेज़ प्रेफ़र करता हूँ, जिसमें मेरे पास सबसे सेकेंडरी सोर्स में पहला ही मेरे पास इंटरनेट है। और ओके। दूसरा है फिर मैं स्टूडेंट से इंटरेक्शन करके कि ओके। क्या चल रहा है, उनसे मैं सजेशन लेता हूँ, कौन-सा मॉडल यूज़ हो रहा है, किस टाइप की टेक्नोलॉजीज़ हो रही हैं, लाइटिंग अभी कैसी हो रही है, तो वो ओके। बाकी मैं फिर उनसे सजेशन लेता हूँ। करेक्ट। तो सर ऐसा मतलब आपने इंटरेक्शन की बात करी इन, तो कहीं ना कहीं आपको आपको क्या लगता है कि
अगर आपको स्टूडेंट्स के साथ में एंगेजमेंट बढ़ाना है, हाँ भले वो अभी क्लासरूम में हो या फिर ऑनलाइन क्यों ना हो, हाँ हाँ हाँ। तो क्या ऐसे टूल्स या क्या ऐसे वेज आपको इफेक्टिव लगते हैं कि हम उनसे स्टूडेंट से एंगेजमेंट बढ़ा सकें? हाँ, मुझे हालाँकि उस केस में ये बोल सकते हैं कि वीडियो प्रोडक्शन ऐसी फ़ील्ड है कि वो थोड़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, मतलब ज़्यादा हमको एफ़र्ट नहीं लगाने पड़ते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं कि स्टूडेंट के साथ अगर एंगेजमेंट बढ़ाना है, जी। तो टीचिंग के साथ असाइनमेंट्स, ओके। मेनली हम अ, उसको होमवर्क भी बोल सकते हैं, ओके। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग जैसा जो हम बोल सकते हैं उसको, कि जो आज हमने लेक्चर क्लास में बता दिया है, जी। अब उसके बाद स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि भई आप इस पे असाइनमेंट बनाओ। स्टूडेंट को हम टाइम देते हैं, असाइनमेंट्स वापस से हम बैठ के डिस्कशन होता है, और मैं भी अपने सजेशन देता हूँ, क्लास के बाकी बच्चों को भी बोलते हैं कि भई आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो, अपने सजेशंस दो, जी। और चाहे वो सजेशन पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। करेक्ट। नेगेटिव होगा इसका मतलब कि इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं, पॉजिटिव है तो वो एक मोटिवेशन का भी काम करता है, और दूसरे अदर स्टूडेंट्स को भी लगता है कि अगर ये चीज़ इसमें पॉजिटिव है तो उस पे हमको भी हमारे उसमें काम करना चाहिए। तो पार्टिसिपेटिव लर्निंग जैसे जिसको हम बोलते हैं, आजकल ऑनलाइन में डिस्कशन फोरम्स आ गए हैं कि आप फोरम्स में पार्टिसिपेटिव लर्निंग करो, कि सारे लोग मिलके किसी चीज़ पे डिस्कशन करो जी। और नए-नए आइडियाज़ दो उस पे। तो वही काम हम क्लासरूम में भी करते हैं, कि क्लासरूम में केवल टीचिंग न होते हुए थोड़ा पार्टिसिपेशन पे काम करो, आप टीचिंग कम करो और उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे ज़्यादा काम करो, स्टूडेंट को इन्वॉल्व करो। और करेक्ट। हर चीज़ में स्टूडेंट के सजेशंस भी लो, उनसे काम भी कराओ, और उन्हीं से उस पे फीडबैक, और मतलब जिस तरह से ब्रेनस्टॉर्मिंग बोल सकते हैं, कि आप वैसे सेशंस करो उनके साथ में। तो स्टूडेंट को भी लगेगा कि नेक्स्ट डे अगर वो क्लास में जा रहा है तो कुछ प्रिपेयर करके जाना है उसको। जी। या जी। असाइनमेंट या डेडलाइन है तो असाइनमेंट बनाना पड़ेगा उसको। करेक्ट। तो इस तरह से उसका एंगेजमेंट बढ़ेगा। जी। जी। तो सर जैसे आपने बताया कि आप अलग अलग फोरम्स की बात करी आपने, कहीं ना कहीं जो लेक्चर्स हैं उसमें हाँ, भी आप अलग अलग चीज़ें करते हैं एज ए टीचर, एज ए फैकल्टी, एज ए हाँ। प्रोफेसर। तो ऐसा क्या हमें एज ए लेक्चरर हमें क्या ऐसा प्रिपरेशन करना चाहिए बिफोर गोइंग टू द कॉलेजेस, या क्लासरूम में जाने से पहले आपको क्या लगता है किस टाइप की प्रिपरेशन होनी चाहिए? हाँ, कॉलेज क्लास देने से पहले मेरे हिसाब से आप जो भी टॉपिक ले रहे हैं, या जी। आपने जैसे एक लेसन प्लान बनाया है कि मुझे आज ये टॉपिक एक टोटल ड्यूरेशन में इतने, मतलब टोटल एक पेपर में इतने मेरे टॉपिक हैं, उनको इतने आवर्स में मैंने डिवाइड कर लिया है। तो अब हर एक, जैसे एक लेक्चर 1 आवर का है तो उस 1 आवर में क्या-क्या कंटेंट पढ़ाना है, हम्म। मैं उसके लिए मैं ये क्या करता हूँ कि उसको रिवाइज़ करता हूँ, उसको पढ़ता हूँ। पढ़ने के बाद नए-नए एग्ज़ाम्पल्स, क्योंकि क्लास में केवल एक कॉन्सेप्ट बताने से ज़्यादा ज़रूरी है कि उस कॉन्सेप्ट को एग्ज़ाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करना। जी बिल्कुल सर। तो एग्ज़ाम्पल्स भी नए-नए होना चाहिए, रिसेंट के होने चाहिए। जैसे मूवीज़, वीडियो प्रोडक्शन में मूवीज़ का रोल है, तो नई-नई मूवीज़ आई हैं, उनके कुछ आपको एग्ज़ाम्पल्स देखने को मिल रहे हैं, तो एग्ज़ाम्पल्स वहाँ से निकाल लो और उन एग्ज़ाम्पल्स के ऊपर डिस्कशन करो। तो मैं हर बार क्लास में जाने से पहले एक बार, भले ही वो लेक्चर में 10वीं बार पढ़ा रहा हूँ सेम टॉपिक, फिर भी मैं एक बार क्या करता हूँ कि अपनी पीपीटी को रिवाइज़ करता हूँ। जी। उसमें नई चीज़ें मुझे लग रहा है कि ये डालना चाहिए, तो मैं वो चीज़ें बदल देता हूँ। और चूँकि इंटरनेट आ गया है, इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें हैं, नया नॉलेज है, तो मैं हर बार सर्च करके देखता हूँ कि इस टॉपिक पे कुछ अच्छा मिला है, या जैसे मैंने बोला था कि किसी ने उसको अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, तो उस एलिमेंट को मैं ले लेता हूँ उसमें, और ओके। उस तरह से मैं अपने लेक्चर को और अच्छा थोड़ा प्रिपेयर करने की कोशिश करता हूँ। वो इंटरैक्टिव भी हो जाएगा, और हर बार हमारा मेरा खुद का भी उससे अपडेशन होता है कि हम बार-बार उसको और इन डेप्थ जा रहे हैं। तो हो सकता है कि हर बार उस लेक्चर में और मुझे कुछ नया नॉलेज मिले, और वो हम बच्चों को दे पाएँगे उससे। तो मेरे हिसाब से तो आपको 1 घंटे की क्लास के लिए मान के चलो, आपको बिफ़ोर लेक्चर 2 घंटे आपको देने ही पड़ेंगे उस पेपर को, उस लेक्चर को तैयार करने के लिए। करेक्ट। करेक्ट। तो जैसे जैसे मुझे मतलब मेरा जो एक चीज़ करता था, जैसे आप आपसे जब भी मुझे एक प्रोग्राम पढ़ाने के लिए मुझे एक सिलेबस मिलता था, तो आपको याद हाँ, हो तो मैं हाँ। हमेशा एक एक्सेल शीट आपको भेजता था कि मैं ये टॉपिक्स इतने टाइम में कवर करूँगा। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, लेसन प्लान। जी, जी, बिल्कुल। तो जैसे मान हाँ, लीजिए मैं 1 घंटे का लेक्चर देने आया हूँ,
हाँ। तो आप कुछ सजेस्ट कर सकते हैं जो जिनको आगे इस फील्ड में जाना है कि कैसे वो एक हुँ। घंटा डिवाइड करें? अच्छा। हाँ, तो मेरे हिसाब से एक तो उनको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि उस लेक्चर में कितना पार्ट थ्योरी है जी, और कितने उस पार्ट में, अब वो हालाँकि डिपेंड करते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स हो सकते हैं कि जहाँ पे प्रैक्टिकल वाला एस्पेक्ट ना हो। जी, तो थ्योरी पे भी मैं उनको बोलूँगा कि आप मेन कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करो और उसको फिर रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल से एक्सप्लेन करो। तो इसके लिए आपको एक तो टॉपिक आपका एक क्लास में एक ही टॉपिक है या मल्टीपल टॉपिक्स हैं, तो उन टॉपिक्स को डिवाइड करके फिर थोड़ा, मुझे लग रहा है कि जो क्लास की ड्यूरेशन है उसके हिसाब से डिवाइड करके जी, और हर लेक्चर पे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे ज़्यादा न जाते हुए उसको किसी न किसी तरह से एग्जाम्पल से जोड़ना पड़ेगा ओके, और उसको बेसिकली आपका क्वेश्चन था लेसन प्लान कि एक लेक्चर को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, जी, जी, या सॉरी एक लेक्चर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। जी सर, तो मुझे मेरे हिसाब से कि मेरा तो प्रेफ़रेंस है कि उसको 50-50 रखना चाहिए। 30% और 50% पार्ट तो प्योर थ्योरेटिकल होना चाहिए और 50% मेरे हिसाब से रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल्स होने चाहिए और उन एग्ज़ाम्पल्स के साथ मर्ज करके उसको लेक्चर प्रिपेयर करना चाहिए। ओके। तो सर आपके जैसे आपको भी इतना टाइम हो गया पढ़ाते हुए, तो आपको हाँ। ऐसे कुछ मोमेंट्स या एग्ज़ाम्पल्स याद है जहाँ आपको बहुत ही ज़्यादा किसी स्टूडेंट्स ने इम्प्रेस करा या आपके सामने कुछ ऐसा बहुत ही इम्पैक्टफुल मोमेंट आया जिसको आप हमारे साथ में शेयर करना चाहेंगे? हाँ, मतलब ऐसा अ, होता है पर बहुत कम होता है। ओके, कई बार जैसे स्टूडेंट्स को आपको मोटिवेट करना पड़ता है कि भई आप क्वेश्चन पूछो। जी, जी, पर हर क्लास में कोई भी स्टूडेंट तो होता है, जी, जो आपने पढ़ाना शुरू करा नहीं कि उसके क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। जी, तो उसके क्वेश्चन्स कहाँ से आते हैं कि या तो खुद वो काम कर रहा है, करेक्ट, तो या उसने जो एक्सपीरियंस किया है, हमने कोई ऐसी बात बोल दी है जो वो फ़िलहाल वो चीज़ उसके साथ हो चुका है, जी, या किसी मूवी के शॉट की हमने बात करी और वो ऑलरेडी वो शॉट से वो भी इम्प्रेस है। जी, तो जी, इमीडिएट वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताना शुरू कर देता है। तो करेक्ट, उसमें ये कई बार हमारे लिए प्लस पॉइंट ये होता है कि वो जो बोल रहा है ना, वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं क्योंकि ये हमारा ऑब्ज़र्वेशन है। जी, तो ऐसा नहीं है कि टीचर हमेशा ही 100% होगा, उसको सब पता है। तो वो चूँकि वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा ऑब्ज़र्वेशन है, तो कई बार ऐसे स्टूडेंट से भी हमको बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं या हमको नया एक पर्सपेक्टिव मिल जाता है करेक्ट, कि इस शॉट को ऐसे भी तो देखा जा सकता है। तो वो वाली चीज़ें बड़ी होती है और मतलब वो हर बैच में कोई एक तो ऐसा स्टूडेंट मिल जाता है करेक्ट, कि जो मतलब मेरा नज़रिया चेंज करने में और उसको एनहांस करने में हेल्प करता है। जी, जी। सर आपको क्या लगता है कि जैसे एज़ अ टीचर हुँ। आपके अंदर ऐसी क्या स्किल सेट होना चाहिए, क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए ताकि आप इस फील्ड में आगे एक्सेल कर सकें? मेरे लिए मतलब पहला तो अ, कम्युनिकेशन स्किल, जी, कि आप किसी भी लैंग्वेज में जो भी आप पढ़ा रहे हो, तो वो आपकी बात का कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए, जी, स्टूडेंट को समझ में आ जाए। दूसरा, जो टॉपिक या जो सब्जेक्ट ले रहे हो, उसमें आपको एक तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप खुद को जजमेंट होना चाहिए कि ये पेपर आप पढ़ा पाओगे। जी, जी, तो ऑटोमेटिकली आप में वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और तीसरा ये है कि आपको जो आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितना भी मटेरियल जहाँ से भी मिल रहा है, वो आपको मल्टीपल सोर्सेज़ से वो रिसोर्स गैदर करना चाहिए और उसमें जो ईज़ी वाला हो। जैसे कई बार ऐसा होता है कि कुछ डेफ़िनेशन इतनी बुकीज़ होती हैं और इतनी डिफ़िकल्ट होती हैं कि हो सकता है वो टीचर को ही समझ में नहीं आती है। जी, तो वो कैसे स्टूडेंट को एक्सप्लेन करेगा? तो आप उस कंटेंट को अपनी लैंग्वेज में इतना ईज़ी बना लो कि आपको भी उसको एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम ना आए और आपके स्टूडेंट को भी उसको समझने में प्रॉब्लम ना आए। ओके, तो जो भी आपका टीचिंग मटेरियल है उसको बहुत मैं ये बोलना चाहूँगा, उसको सिंपल फॉर्म में लेके आ जाओ। जी, जी, जितना सिंपल हो सकता है, कि जितना सिंपल हो, पढ़ने में भी आसान हो, पढ़ाने में भी आसान हो। जी, और उसके बाद एक टीचर के लिए डिसिप्लिन सबसे बड़ी चीज़ है, करेक्ट कि सर, आपके पास डिसिप्लिन होना चाहिए। आप टाइम से क्लास लो, टाइम से क्लास खत्म करो और आपको स्टूडेंट को भी डिसिप्लिन में रखते आना चाहिए कि आपकी क्लास, क्लास के जैसे रहे।
जी, जी। तो ये मुझे लग रहा है ऐसे कुछ और भी हो सकता है। अभी मुझे इतने याद आ रहा है। जी सर। तो सर आपने जैसे अभी बात करी कि पर्टिकुलर जो स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं तो कोई ना कोई स्टूडेंट ऐसा होता है जिसका प्रीवियस कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होता है हाँ, और वो आपसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन करता है और कहीं ना कहीं हम मुझे भी ऐसा लगता है, मैं एग्री करता हूँ। इनफैक्ट हाँ, मुझे वन ऑफ द रीजंस मैंने इसलिए पढ़ाना चालू करा था, जो आपने पहले भी बताया, कि हमें कहीं ना हाँ, कहीं स्टूडेंट से भी सीखने को मिलता है। बिल्कुल। तो सर अभी स्टूडेंट्स का क्या हो गया, जैसे मैंने लास्ट टाइम मैं एग्जांपल मैं बताता हूँ, मैंने शायद आपको पहले भी हाँ, बताया था। लास्ट टाइम जब हाँ। मैंने पढ़ाया था तो सेकंड डे ही हुँ, एक हुँ, स्टूडेंट हुँ। ने मुझसे हाथ खड़े करके जस्ट आफ्टर अटेंडेंस मुझसे पूछा था कि सर हाँ, आजकल सब चीज़ तो यूट्यूब पे मिल जाती है, इंटरनेट पे सब अवेलेबल है, तो सर हाँ, आपकी हाँ। ज़रूरत क्या है अब हमें? हुँ, हुँ। तो ऐसे में आप क्या आंसर देते? हाँ, मैंने अभी भी वो मतलब ये आता है बीच में। जैसे कोई स्टूडेंट बोलता है, "अरे सर आपने तो पीपीटी बना रखी है, हमको शेयर कर लो, हम घर पे बैठ के पढ़ लेंगे।" जी सर। तो मैं उनको बोलता हूँ कि भई जो एक तो अगर इतना ही आसान होता, तो कोविड के बाद ऑनलाइन लर्निंग या डिजिटल एजुकेशन की ग्रोथ और बढ़ जाना था। यहाँ जी, तो उल्टा हो रहा है। सुनने में आ रहा है कि बायजूस की तो हालत खराब है। या जितने जी, ऐसे बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म आए थे, जो कि जी, बहुत इंटरैक्टिव वीडियोज़ बना के इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे। जी, तो मुझे लग रहा है कि चीज़ें बहुत सारी अवेलेबल हैं, पर जो स्टूडेंट है, एक क्लास में 1 स्टूडेंट या 2 स्टूडेंट सेल्फ मोटिवेटेड हो सकते हैं, कि वो जी, विदाउट टीचर भी पढ़ लेंगे वो। वो रिसोर्स खुद ढूँढ लेंगे और खुद पढ़ लेंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर भी कर लेंगे। जी, चलो ठीक है, टीचर अवेलेबल है, वो आके टीचर से अपने कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम डिस्कस भी कर लेंगे। जी, पर वो 98% जो है, वो अभी भी तो डिपेंडेंट है टीचर के ऊपर। उसके पास सेल्फ मोटिवेशन है ही नहीं। जी, उनको क्लास में भी बुला के बिठा के पढ़ाना पड़ता है। तो उन लोगों के वो 98% मेरे हिसाब से बहुत बड़ा होता है। जी, तो अभी भी ऑनलाइन एजुकेशन तो मेरे हिसाब से फेलियर है वो। वो ओके, कोविड में जो क्लासेस ली थी तो बच्चों ने बाद में जब कॉलेज खुल गए तो उन्होंने खुद ने बोला कि सर हम तो इधर अपना लेक्चर ऑन कर लेते हैं, वीडियो सब म्यूट रखते हैं और बोले हम अपना काम कर रहे हैं। जैसे ही टीचर हमारा नाम पुकारते हैं तो हम ऐसे अटेंडेंस लगा देते हैं। बाकी जी, लर्निंग हमारी कुछ हुई नहीं है। जी, जी। तो मेरे हिसाब से वो मोटिवेशन है और मोटिवेशन की ज़रूरत हमेशा हर किसी को होती है। तो तो वो सर अपने आप को मोटिवेट कैसे करें स्टूडेंट्स ऐसे ऐसे सिनेरियो में? वो मुझे लग रहा है कि ये वाली चीज़ है ना ऐज जैसे-जैसे बढ़ती है तो मैच्योरिटी आती है। जी, तो वो खुद ब खुद ही मेरे हिसाब से लगता है कि एक्सपीरियंस से आती है क्योंकि हम बहुत पुरानी कहावत है कि जब तक हमको ठोकर नहीं लगेगी हम ठाकुर नहीं बनेंगे। जी, जी, तो अभी वो सबके साथ वो हो रहा है कि जब तक उनको ऐसा होता नहीं उनकी लाइफ में कुछ तब तक उनको नहीं समझ में आता है। अभी करेक्ट, तो ये मान के चलो कि सारे टीचर्स ऑलमोस्ट कोविड के बाद कई टीचर्स का यही फीडबैक होता है कि बच्चों को बिठा के पढ़ाना पड़ता है, वो पढ़ना नहीं चाहते, उनमें इंटरेस्ट नहीं है। जी, जी, तो वो चीज़ होगी और दूसरा कि क्लासरूम में जब हम टीचिंग करते हैं तो डिस्कशन होता है। ऑनलाइन में तो टीचर गायब ही होता है। जी, तो वो स्टूडेंट कितनी देर उसको वो करेगा? क्योंकि हर चीज़ के लिए जो हम बोलते हैं कि मोनोटनी हो जाती है, करेक्ट, तो मोनोटोनस हो जाता है वो। तो वो ब्रेक होने के लिए क्लासरूम में ज़रूरी नहीं कि हर बार हम सब्जेक्ट से रिलेटेड बात ही करें। हम हर करेक्ट, बार कुछ दूसरा एरिया की बात कर सकते हैं, किसी इंटरेस्ट की बात कर सकते हैं, फ्यूचर की कुछ बात कर सकते हैं। तो बीच-बीच में वो ब्रेक्स जो मिलते हैं ना, वो भी एक तरह से मोनोटोनी ब्रेक करते हैं। तो इंटरेस्ट करेक्ट। बना रहता है। तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से तो उसका आंसर यही है कि वो इकलौता एक स्टूडेंट हो सकता है कि जिसको टीचर की ज़रूरत नहीं है। बाकी तो मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट हुँ, मैक्सिमम लोगों को आज भी वही सेटअप की ज़रूरत है। ओके। तो जब आप स्टूडेंट थे और आज जब हाँ, आपको इतना टाइम हो गया पढ़ाते हुए, तो हाँ, आप क्या फ़ील करते हैं सबसे बड़ा अंतर क्या है और क्यों है ऐसा? हाँ, हाँ। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा जो डिफ़रेंस आया है कि हम उस ज़माने में जब पढ़ते थे, जी, तो हम ये क्वेश्चन नहीं करते थे कि हमको ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ाया जा रहा है। करेक्ट। सिलेबस में है, पढ़ना है, आप पढ़ लो, ईमानदारी से पढ़ो। हो सकता है फ्यूचर में कहीं न कहीं वो काम में आ जाए आपके जी, और जी, होता है। कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जिस पे हमने फ़ोकस नहीं किया था, पर वो हमने कहीं न कहीं पढ़ रखी थी और हमारे काम में आ जाती है। जी, आजकल का स्टूडेंट बड़ा सिलेक्टिव हो गया है। उसने आज ही डिसाइड कर लिया कि मुझे ये बनना है
और जी, वो बस ये सोचता है कि ये मेरे इंटरेस्ट का एरिया है, बाकी मेरे काम का नहीं है। तो वो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता है और फिर वो इंटरेस्ट नहीं ले पाता है तो उसको पढ़ नहीं पाता है। पर ये है कि एक रेस में तो 1000 लोग दौड़ रहे हैं, जीतेगा एक ही। जी, तो जो जी, 999 है, उन 999 को फिर वो हार बर्दाश्त नहीं हो पाती है। करेक्ट। तो अभी जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टूडेंट के साथ यही हो रहा है कि वो सिलेक्टिव हो गए हैं। इतने जी, सिलेक्टिव हो गए हैं कि उन्होंने डिसाइड कर लिया मुझे तो यही पढ़ना है, यही मेरे काम का है। तो वो और वो भी हो रहा है कि वो भी उसको इतने अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हैं। वो बाकी सब्जेक्ट्स में फिर वो वीक होते जा रहे हैं और उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। और जब सिचुएशंस बदलती हैं, अभी तो सब हमारे लिए ठीक है, फ्रेंडली है। जी, जी, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे खर्चे मेंटेन कर रहे हैं, सब फीस भर रहे हैं। जब वो ऐसा समय आता है कि सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे ऊपर आ जाती है जी, और जो मुझे बिल्कुल, करना था वो तो मुझे मिल नहीं रहा है। तो फिर वो मुझे लग रहा है कहीं न कहीं जो डिप्रेशन के केस होते हैं या इस टाइप के केस पर वो चीज़ है कि वो उनको आज समझ में नहीं आती है। वो जब उनके साथ होता है वो तभी सम करेक्ट। लगता है कि अभी सेल्फ मोटिवेशन और ये सिलेक्टिव होना ये बड़ा उनके लिए बैरियर साबित हो रहा है। उनके सिलेक्टिव होने की वजह से वो दूसरी चीज़ों में अब पढ़ नहीं पा रहे हैं या उसमें एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं बेसिकली। करेक्ट। पर ये इसमें उनके मैं साथ एक चीज़ आपसे हाँ, जानना चाहता हूँ, जो मेरा सोचना है वो कितना सही है। जैसे हाँ, जो भी सिलेबस बनता है किसी कोर्स का, हाँ, हाँ, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जो दूसरे जो सब्जेक्ट्स डाले गए हैं, हाँ, वो आपके एक जो लर्निंग पाथ है उसका कहीं ना कहीं वो दूसरा बैकअप भी प्रिपेयर करता है। अगर मान लीजिए हाँ, आपने जो सेलेक्ट कर रखा है, अब मान लीजिए कि वो नहीं हो पा रहा है अभी, हाँ, या हाँ, इंडस्ट्री में अभी उस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, सो यू हैव ऑलरेडी लर्न समथिंग एल्स ऑल्सो। यस, बिल्कुल। तो अगर मान लीजिए उसकी रिक्वायरमेंट अभी नहीं है इंडस्ट्री में, तो यू कैन एटलीस्ट डू समथिंग एट द मोमेंट। बिल्कुल, सही बोल रहे हो आप। मैं इसका एग्ज़ाम्पल भी दूँगा मेरा जूनियर था जी, और अ, वो भी इंडस्ट्री में बॉम्बे में अच्छा काम कर रहा है। करेक्ट। मुझे भी उसके बारे में उतना पता नहीं था। पर जब वो एलुमनाई मीट में आया, उसने अपनी जर्नी बताई कि उसको उसने डिसाइड कुछ और करा था, पढ़ाई कुछ और करी थी और जब इंडस्ट्री में एंट्री नहीं मिल रही थी, तो उसने जिस पॉइंट पे एंट्री मिल रही जो आप बोल रहे हो ना कि उस टाइम वो रिक्वायरमेंट नहीं थी, बिल्कुल। क्योंकि उसने दूसरे सब्जेक्ट्स भी पढ़े थे, तो जी, उसको जो एरिया में एंट्री मिली उसने एंटर कर गया। करेक्ट। एंट्री करने के बाद उसने हर चीज़ में धीरे-धीरे लर्निंग करके, लोगों से रिलेशन बना के और धीरे-धीरे फिर वो अपने मेन पॉइंट पे आ गया। जी, तो उसको जी, वहाँ आने में टाइम लगा, पर ये था कि वो अपने जो उसको गोल था, उस गोल पे पहुँच भी गया और प्लस बीच का जो टाइम था, अगर वो उस गोल के लिए बैठा रहता, तो हो सकता है वो डिप्रेस हो जाता और कुछ नहीं कर पाता। जी, जी, तो उसने भले ही सर्वाइवल के लिए वो काम करा और उसने चूँकि वो मल्टीपल चीज़ों में एक्सपर्ट था, पढ़ लिया था उसने और करेक्ट। उसने किसी चीज़ को मना नहीं करा। तो जो आप बोल रहे हो कि जो उस टाइम पे रिक्वायरमेंट थी, उसने उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने को एडजस्ट कर लिया जी। और वो लाइफ़ में आगे बढ़ गया वो। सर एक चीज़ और पूछना चाहूँगा एंड में मैं, एज़ अ हाँ, स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से, कि जब हम हाँ, पढ़ लेते हैं, तो हमें हाँ, जब जॉब के लिए हम ढूँढने जाते हैं, उस हाँ, टाइम पे हमें एज़ अ रिज़्यूम बनाना हो या प्लेसमेंट के लिए कुछ एक्टिविटी करना हो, तो हाँ। उसके लिए हमें किस हिसाब से प्रिपरेशन करनी चाहिए और क्या सही तरीका है उसको प्रिपेयर करने का? मेरे हिसाब से एक तो आपके इंस्टीट्यूट पे भी डिपेंड करेगा कि जी, आपका इंस्टीट्यूट का प्लेसमेंट सेल किस टाइप का काम कर रहा है और कैसे कर रहा है। जी, तो इसमें 2 चीज़ें हैं कि अगर एक तो आप जिस भी इंस्टीट्यूट में हो, उस इंस्टीट्यूट में प्लेसमेंट सेल ना हो, तो प्लेसमेंट सेल बनाने के लिए थोड़ा बात करना चाहिए और खुद भी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। करेक्ट। तो इससे ये होगा कि आप भी उस एक्सप्लोर करोगे, आपको इंडस्ट्री की डिमांड्स पता चलती रहेंगी कि क्या रिक्वायरमेंट है। आपको लग रहा है कि जो रिक्वायरमेंट में आप फिट बैठ पा रहे हैं या उसमें और आपको एनहांसमेंट है, तो वो आप पैरेलल करते जाओगे। हो सकता है कि आपको इसके लिए कुछ 2-3 महीने की क्लासेस लेना पड़े, तो वो भी आप बाहर कर सकते हो। करेक्ट। और दूसरा अगर ये चीज़ नहीं हो पा रही तो पास आउट होने के बाद भी आपको अगर जैसे प्लेसमेंट वाली बात है, तो ये हो सकता है कि अब कैंपस तो नहीं आएगा। तो जी, आपको फिर ये करना चाहिए कि जो-जो एरियाज़ हैं, उनकी आप लिस्ट बनाओ और विज़िट करो और मेनली मैंने ये अभी तक देखा है कि प्लेसमेंट में सबसे ज़्यादा जो सपोर्टिव होते हैं, वो आपके सीनियर्स होते हैं। जी, ये जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में एलुमनाई है। तो मेरे हिसाब से उन एलुमनाई का बेस बनाओ, उनसे कॉन्टैक्ट करो और उनसे फिर
आप मदद माँगो कि प्लेसमेंट किस टाइप का होगा, वो आपको चाहे प्लेस नहीं करवा पाएँगे, पर वो आपको ये बता पाएँगे कि इंडस्ट्री में अभी इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। इस स्किल सेट में अगर आप काम करोगे तो आपको जल्दी हायरिंग हो जाएगी आपकी। ओके। तो उसके हिसाब से एक तो हम एरिया आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं और फिर रिज़्यूम का ये है कि मेरे हिसाब से जितना आप को-करिकुलर या आपने जो असाइनमेंट वगैरह भी बनाए हैं, तो उनका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। जी। और इसके बाद वो सारे असाइनमेंट्स अगर जिस भी टाइप के नेचर के हो, जैसे अपनी फ़ील्ड में वीडियो असाइनमेंट्स हैं या ऑडियो असाइनमेंट्स हैं, करेक्ट। तो आप उनको इंटरनेट पे, यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं, अपनी एक शोरील बना सकते हैं और वो काम हर अपने जहाँ भी आप अपना रिज़्यूम डाल रहे हैं, चाहे वो ऑन सॉफ्ट कॉपी डाल रहे हैं, हार्ड कॉपी जा रहे हैं, आप अपनी शोरील की लिंक उसमें मेंशन करो, कि लोग करेक्ट। आपके काम को देख पाएँ। तो मेरे हिसाब से इस तरह से हमको अपनी फ़ील्ड की बात करें तो शोरील सबसे ज़्यादा है, जी, जी। इम्पोर्टेंट है कि आप अपना काम का एक अच्छा-सा 1 डेढ़ मिनट का शोरील बना के रखो और जहाँ आपको मौका मिले, वहाँ उस पे आप प्रेज़ेंट करो। बिल्कुल। तो एक अभी लिंक्डइन अच्छा सोर्स है कि हम जी, लिंक्डइन पे भी एक्टिव रहें, अपने लिंक्डइन के भी जो एम्प्लॉयर हैं, उनसे भी हम थोड़ा कोशिश करें उनको एक्सप्लोर करने की क्योंकि कुछ-कुछ स्टूडेंट को डायरेक्टली लिंक्डइन से भी जॉब मिला है। जी, जी। तो इस तरह से मेरे हिसाब से करना चाहिए। ओके सर। सर अगर मान लीजिए कि आज की तारीख में अगर किसी स्टूडेंट को हाँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के फील्ड में आना है, हाँ, तो व्हाट इज़ ईएमआरसी ऑफरिंग, मतलब ईएमआरसी के पास ऐसा क्या ऑफ़र करता है जो दूसरे इंस्टीट्यूट नहीं दे पा रहे हैं आज की तारीख में? एंड हाँ, अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ही रिलेटेड बात करें, तो हाँ, इस पर्टिकुलर फील्ड में हुँ। एआई से क्या हेल्प हो रहा है क्या, या फिर क्या लॉस हो रहा है? उसके बारे में भी थोड़ा-सा बताएँ हमें। हाँ, अभी एक तो जो अपना ऑफरिंग की बात करें, तो जी। चूँकि ईएमआरसी गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, तो गवर्नमेंट के साथ थोड़ा फंडिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है। ओके। तो हमारे पास सेटअप अच्छा है, जी। जो रिसोर्सेज़ कई जगह देखने को नहीं मिलते, वो सारे रिसोर्सेज़ हमारे पास हैं। तो करेक्ट। वो एक मेरे हिसाब से प्लस पॉइंट है कि जैसे हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स भी आते हैं, चूँकि फ़ीस स्ट्रक्चर कम है, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है, हम फ़ीस हमारे हिसाब से बढ़ा नहीं सकते हैं। जी। तो वो एक एरिया है कि हम कम जितने भी मीडिया कोर्सेज़ अगर प्राइवेट में जाओगे तो उनकी फ़ीस लाखों में होती है। करेक्ट। हमारे यहाँ वो उतनी फ़ीस नहीं है। तो एक ये पॉइंट है, आप अगर एनरोल हो जाते हो तो आपको रिसोर्सेज़ ईज़िली अवेलेबल हो जाएँगे जी, जी। और मतलब ये तो मैं अपने कोर्सेज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। और दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था? सर जो एआई का जो अभी ट्रेंड चालू हाँ, हुआ है। एआई वाला थोड़ा अभी मैं खुद भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ। मैं उसमें उतना तो नहीं जवाब दे पाऊँगा, फिर भी मैं जो स्टूडेंट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनसे मैं थोड़ा पूछता रहता हूँ, जी। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का। क्योंकि मुझे कुछ लोग बोलते हैं कि क्रिएटिविटी को एआई रिप्लेस नहीं कर पाएगा। पर करेक्ट। मेरा एक तो पहला पॉइंट ऑफ व्यू है कि क्रिएटिविटी ओरिजिनल वाली कितनी बची है? हुँ, हुँ, क्योंकि हुँ। एआई तो हम सबके माइंड के हिसाब से काम कर रहा है, तो वो क्रिएटिव भी हो सकता है। जी। और जब हम एआई से कोई ड्राफ्ट करवाते हैं, तो उसका ड्राफ्ट हमसे लाख गुना अच्छा होता है। तो करेक्ट। मुझे लग रहा है कि एआई अपॉर्च्युनिटी भी और थ्रेट भी है। अपॉर्च्युनिटी इस सेंस में कि हम हमारे काम को एआई से करने के लिए एआई के साथ सिंक होना पड़ेगा। करेक्ट। एआई को हमको सीखना पड़ेगा और फिर उसको हम पॉज़िटिव यूज़ करना पड़ेगा उसके करेक्ट। हिसाब से। करेक्ट। जो लोग एआई से भाग रहे हैं, तो जी, जी। उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा कि फिर एक टाइम आएगा कि एआई उनको रिप्लेस कर देगा। करेक्ट। क्योंकि जैसे मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, जब कंप्यूटर नए-नए आए थे, तो कई लोग कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं थे। बिल्कुल। तो आज ये हो गया है कि जो कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं है, वो तो मार्केट से बाहर ही हो गया है। बिल्कुल सही है। अभी भी गवर्नमेंट की मैक्सिमम वैकेंसीज़ निकलती है, तो उसमें आपको आप मान के चलो उन वैकेंसीज़ में 80% तो आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी लगती ही लगती है। बिल्कुल। तो हो सकता है कि 10 साल के बाद आप कहीं जॉब जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो पता चले वो आपसे पूछेंगे कि आप कितना स्किल रखते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। जी। क्योंकि एआई आपकी लाइफ को एनहांस भी कर सकता है, आपकी वर्क एबिलिटी को एनहांस भी कर सकता है। टाइम बड़ा फैक्टर है तो एआई का सबसे बड़ा यही है कि वो कई सारी चीज़ों को कम टाइम में कर देता है। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से हमको एआई का अच्छा यूज़र बनना पड़ेगा। करेक्ट सर। मेरे को सर अच्छे से याद है कि जब डॉक्टर अखिलेश सर थे हमारे यहाँ पर,
हाँ, तो उन्होंने हमारे क्लास में एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि काम करने वाला नहीं, काम करवाने वाला बनो। करवाने वाला, बिल्कुल। तो एआई इज जस्ट अ टूल, अगर आप उससे काम करवा हाँ, सकते हैं तो इट विल ऑलवेज बी बेनिफिशियल। बिल्कुल, बिल्कुल, सही बात है। जैसे मैंने एक से पूछा था, कॉपीराइटर, सीनियर कॉपीराइटर है। जी जी। तो मैंने उनसे पूछा था कि भाई कॉपीराइटिंग में तो आइडियाज़ लगते हैं और यूनिक आइडियाज़ होने चाहिए। तो मैंने कहा एआई को आप कैसे देखते हो? जी। तो उन्होंने बोला था कि सर एआई तो बड़ी प्रॉब्लम है। हम्म, बोले मुझे अगर कोई एक प्रोडक्ट पे कुछ लॉजिक डेवलप करना है या कोई यूएसपी बनाना है मुझे या कोई एक क्रिएटिव आइडिया सोचना है, जी। तो मुझे 24 घंटे लगते थे। अब बोले मैं वही चीज़ एआई से पूछता हूँ तो मुझे वो विदिन अ सेकंड 10 आइडिया दे देता है। करेक्ट सर। तो बोले मुझे अब ये करना है कि मुझे एक तो एआई से कमांड, मतलब एआई से आइडियाज़ कैसे लेना है वो ट्रेन करना है खुद को। और मेरे लिए है कि जो उसने 10 आइडियाज़ दिए हैं, तो हो सकता है कि वो 10 आइडियाज़ उसके मेरे काम के ना हो, पर उन 10 आइडियाज़ में से मुझे कोई एक आइडिया क्लिक कर जाएगा। करेक्ट। तो वो अब उसके जो 24 घंटे हैं, हो सकता है कि वो 24 घंटे में हो सकता है कि 24 तो नहीं, कम से कम 5-10 आइडिया डेवलप कर सकता है वो। सर कहीं ना कहीं हमारे रिसर्च करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर लेगा ये है। हाँ, बिल्कुल, मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी जी रिसर्च में। जी। वो जी बड़ा मुझे हेल्पफुल लग रहा है ये। बिल्कुल। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा हाँ। कि डॉक्टर नारायण पाटीदार जो हैं उनका फ्यूचर क्या है? अब आप आगे कहाँ जाना चाहते हैं? अ, देखो अभी तो जो सवाल है तो मुझे ये है कि अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे टीचिंग लाइन में ही आगे रह, मतलब लाइफ मुझे इसी में निकालना है। ओके। तो मुझे आगे टीचिंग में ही जाना है और अ, जैसे एआई एक नया फील्ड आ गया है, जी जी। तो वैसे मुझे ये देखना है कि अपनी फील्ड से रिलेटेड अगर ऐसा कुछ नया आ रहा है, जी। तो उन चीज़ों को भी एक्सप्लोर करना है, उस पे कमांड करना है और जो करेक्ट। प्रोफेशनल ग्रोथ, जो अपनी एकेडमिक ग्रोथ होती है, जी वो तो सबको है कि भई आगे न पीछे हम सबको किसी न किसी तरह से जो टीचिंग में उनको प्रोफ़ेसर बनना ही होता है। जी। जी वो अपना भी एक टारगेट है कि कभी न कभी अपन भी प्रोफ़ेसर हो जाएँ, ऑफ़िशियली प्रोफ़ेसर हो जाएँ। जी। जी। तो वही अपना टारगेट है। ओके सर, मैं होप करता हूँ कि आगे भी मेरी तरह जैसे मुझे हेल्प मिलती है, मुझे आपसे काफ़ी गाइडेंस मिलती है, आगे भी आप स्टूडेंट्स को इसी तरह से गाइडेंस देते रहेंगे। एंड बिल्कुल वैभव। और एंड में अगर आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं स्टूडेंट्स को अपनी तरफ से तो प्लीज़। हाँ, मैं उनको यही मैसेज दूँगा कि मुझे बड़ा, जैसे मैं क्लास में भी हालाँकि डिस्कशन करता हूँ ये, कि जी जितने भी अभी सुसाइड के केसेज़ होते हैं, वो यूथ में ही हो रहे हैं। जी। जी बिल्कुल। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने एक अभी हमारे पास लग्ज़री आ गई लाइफ़ की, तो बिल्कुल। हमने हार्श वाली चीज़ें नहीं देखी हैं। तो एग्जैक्टली। मैं सबको यही बोलता हूँ कि भई आप वो उस एक एस्पेक्ट के लिए भी तैयार रहो। जी तो आगे अगर फेल्योर आए तो ऐसा नहीं हो कि एक ही उससे हम पता चला ग्राउंड से हम बाहर हो गए या हमने अपना ट्रैक छोड़ दिया है। बिल्कुल। तो लाइफ में ऐसी चीज़ों के लिए भी खुद को तैयार रखो। और मैं वैसे भी बोलता हूँ कि भाई नंबर 1 इन चीज़ों में ज़्यादा वो नहीं होता है। तो मेरा सजेशन यही है कि आप जो भी काम करो, एक तो वो होता है कि मैंने मैक्सिमम लोगों में देखा है कि कुछ उनको असाइनमेंट दो, तो करेक्ट। उनका पहले दिन से टारगेट हो जाता है कि असाइनमेंट में वो सबसे अच्छा बनाऊँगा। और उस चक्कर में क्या होता है कि उनका असाइनमेंट नहीं बनता है, क्योंकि बिल्कुल। वो अच्छा-अच्छा करने के चक्कर में प्लानिंग पे ही रह जाते हैं। तो मैं उनको एग्जैक्टली। बोलता हूँ कि आप प्लानिंग के लिए एक समय फिक्स करो, उससे ज़्यादा उसमें अपना टाइम वेस्ट मत करो, कि बिल्कुल। कम से कम आपको कहीं पहुँचना है, तो बस में बैठो तो सही। मैं उनसे ये बोलता हूँ कि एसी बस नहीं मिली, तो आपको स्लीपर मिल जाए तो स्लीपर में बैठ जाओ, स्लीपर नहीं मिले तो सिटिंग वाली बस में बैठ जाओ। आपको वहाँ पहुँचना है, पर आप इतना बस छाँटने में इतना टाइम मत लगाओ कि पता चला आपकी सारी बस निकल गई और आप वहीं खड़े रह गए। करेक्ट। तो वो वाले एस्पेक्ट में मैं उनको बोलता हूँ कि एक तो जो है अपना थोड़ा लाइफ स्टाइल चेंज करो और हमको वो एस्पेक्ट पे भी रेडी रखना है कि आगे अगर हमको जो ग्रोथ चाहिए वो नहीं मिल पाई तो उसके लिए भी खुद को रेडी रखना चाहिए, जिससे हम डिप्रेशन में ना आए कम से कम। बिल्कुल सर। यही मेरा वो है। और सर फेलो टीचर्स के लिए क्या एक आप बोलना चाहेंगे मैसेज? टीचर्स के लिए ये है कि अभी बड़ा क्लास में पढ़ाना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है। वो क्लास में पढ़ाना डिफिकल्ट इस सेंस में हो गया है कि स्टूडेंट का एंगेजमेंट, जी जो हमने उसमें भी बात करी थी कि स्टूडेंट अब का एंगेजमेंट थोड़ा कम हो गया है, तो हमको
सारे हमारे एफर्ट उनके एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए करना है, और एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए हमको हो सकता है हमारी टीचिंग मेथड्स को बदलना पड़े। जी, तो मेरा ये है कि हम अलग-अलग टीचिंग मेथड्स को अडॉप्ट करो, रियल लाइफ में जाके वहाँ क्लास में एक्सपेरिमेंट करो, और जहाँ से हमको लग रहा है कि इस मेथड से ज़्यादा एंगेजमेंट मिल रहा है, तो मुझे लग रहा है उसमें फिर हमको आगे और एक्सप्लोर करके एंगेजमेंट बढ़ाना चाहिए। वो बिल्कुल सर। क्लासरूम के अलावा भी स्टूडेंट के लिए अवेलेबल होना चाहिए। अवेलेबिलिटी हो ताकि बच्चा आपसे डिस्कशन पर कर पाए। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो लैंग्वेज के कारण, कम्युनिकेशन के कारण या हेजिटेशन के कारण वो क्लास में कंफर्ट में नहीं हो पाते बात करने। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी अवेलेबल हो, तो आउटसाइड क्लासरूम भी हमारी टीचिंग चलती रहे। बिल्कुल। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई थिंक दोनों स्टूडेंट्स ने और टीचर्स ने, या जो एस्पायर कर रहे हैं पीएचडी करने के लिए, उनको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। सर आपने काफ़ी समय दिया, थैंक यू वेरी मच। होपफुली थैंक यू आप और वैभव। आगे भी समय देंगे हमें, ज्ञान बिल्कुल, की बिल्कुल प्राप्ति वैभव। होगी आपसे। बिल्कुल, बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू वैभव, थैंक यू।